सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी बिस्मिल्लाह नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एहतशाम दी राइट नाउ सिटिंग इन प्लेस ऑफ आमना खटाना हु इज़ लिटिल अनवेल, और ये ज़िम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पे डाल दी गई है कि मैं आज उनकी जगह प्रोग्राम करूं। तो अब बहुत सारी बातें करने को हैं, लेकिन एक बात आप बड़े वाज़ेह तौर पे मेरा ख्याल है दुनिया को आज समझ आ रही है कि जितनी तेज़ी के साथ आज सियासी सतह पे, इक़्तिसादी सतह पे, सिक्योरिटी एबिलिटी के सतह पे जितनी तेज़ी के साथ दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसी तरह पाकिस्तान में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक बहुत बड़ा वाक़या आपने देखा, उस पर भी हम बात करेंगे। और देखें जिस तरीके से न्यूयॉर्क की तारीख़ में वो जो कहते हैं एक पहली मरतबा एक ज़ोरान ममदानी 33 साल के नौजवान ने, मुसलमान ने, जिस तरीके से एक बहुत बड़े अपने दो ओपोनेंट्स को शिकस्त दी है। उनमें आपने एक देखने एंड्रयू क्यूमो जो गवर्नर थे न्यूयॉर्क के, वो कैसे हार गए। और इंटरेस्टिंग की बात है कि 3 बड़े लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे एंड्रयू को, जिसमें बराक ओबामा भी थे, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी सपोर्ट किया, एलान मस्क ने भी इनको सपोर्ट किया। इसके बावजूद वो जीत गया। मुझे जो नाज़रीन उनकी बहुत अच्छी बात लगी ज़ोरान ममदानी की, उन्होंने विक्ट्री स्पीच जो दी, सबसे उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। उन्होंने माज़रत के साथ अपने ओबामा की तरह कोई मुनाफ़त नहीं की जब उनको उनके बारे में कहा जाता था कि उनका नाम है बराक हुसैन ओबामा, और जब बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हुआ, लोगों ने कहा जी ये तो मुसलमान है, तो उन्होंने वो छोड़ ही दिया कि जी मैं मुसलमान ही, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। बहरहाल इन्होंने वो काम नहीं किया, दिखाया। अब सवाल ये कि क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस बेर के जीतने के बाद, और जिस तरीके से बाकी रियासतों में इंतखाबात हुए हैं, गवर्नर जो हैं वो सारे के सारे वाइस गवर्नर भी जो है ना वो डेमोक्रेट पार्टी से आए हैं, इसका अमेरिका की सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे डॉक्टर जमील अहमद ख़ान, मारूफ सफारती सियासी तजियाकार, और आपने देखा एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त उनका कैरियर है, जिस तरीके से वो दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने की है, और मारूफ तजियाकार हैं, बहुत अच्छी तरह दुनिया को सियासत को समझते हैं, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये आपको कैसा लगता है कि अगरचे कहा जा रहा था कि ज़ोरान ममदानी का न्यूयॉर्क का मेयर मुकर्रर हो जाना, जीत जाना, ये कितना आपको सिग्निफिकेंट लगता है? खुसूसी तौर पर जब हमने देखा कि कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी अमीर यहूदियों की एक तादाद रहती है न्यूयॉर्क की, और उन्होंने उनको वोट नहीं करना था, और फिर ओबामा ने भी उनको सपोर्ट किया, साबिक सदर ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी सपोर्ट किया, एलान मस्क ने भी सपोर्ट किया। इसके बावजूद एंड्रयू जो सपोर्ट हासिल कर रहे थे, एंड्रयू क्यूमो, वो हार गए और ये अपना ज़ोरान ममदानी जीत गए। कितना सिग्निफिकेंट देखते हैं, और किस तरह आप देखते हैं कि अब ये डेमोक्रेट पार्टी का अगला सफ़र कैसे होगा? जी, ये गमाजी करता है उभरती हुई सोच, ये गमाजी करता है कि इस वक्त की हुकूमत रिपब्लिकन की, डोनाल्ड ट्रंप की, उसने जहां जहां फौजें बुला ली शहरों में, फेडरल गवर्नमेंट का अमल दखल शुरू करा दिया, लोगों को महीने महीने से 2-2 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, डाउन साइज, बहुत सारी और वजूहात, जिसकी वजह से जो वहाँ के यंग लोग हैं, ख़ासतौर पे न्यूयॉर्क एक मॉडल के तौर पर बन के उभरा है डेमोक्रेट्स के लिए, न सिर्फ डेमोक्रेट्स के लिए बल्कि दुनिया में भी। ये एक सिग्नल जाएगा कि किस तरह एक मुतवसत तबके का आदमी और किस तरह उसके साथ माशी और माशरती जहां मामलात आ जाएं, वहां अगर लोगों की इल्म और तालीम सही है तो वहां बगैर किसी इस इम्तियाज के कि कौन किस नस्ल और किस रंग और किस रिलीजन का है, लोग फिर इकट्ठे हो जाते हैं। और ज़ोरान ममदानी ने इसी बात को कैश कराया है और इसी बात पर अपनी पूरी कैंपेन की है। कैंपेन के जो 3 सबसे बड़े महरिकात ममदानी के हैं, और वो है कि बसेस न्यूयॉर्क सिटी में फ्री, क्योंकि लोगों को काफी खर्चा बसेस में आ जाता था। सीलिंग शुरू खत्म कर दिया है कि स्टेबलाइज कर दिया है रेंट का, कि रेंट इससे ज्यादा सीलिंग कोई नहीं बढ़ा सकता। वही लेट भुट्टो साहब का नारा रोटी कपड़ा मकान वाला इन सो मेनी वर्ड्स यही था कि ट्रांसपोर्ट को मैं फ्री कर दूंगा, आप अपना क्या कहते हैं मकान आपको मैं लेके दूंगा सस्ते दामों पे, खाना आपका ठीक हो जाएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से अगर ये सवाल मेरा है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी फंडिंग बंद कर देते न्यूयॉर्क के लिए, तो ये अपने वादे कैसे पूरे करेंगे ममदानी साहब? जी हाँ, 7 बिलियन की ये फंडिंग है, लेकिन जिस तरीके से एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अपने जो उनके अपने कायदे कानून और कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हटकर उसको फंड्स बंद करना,
वो भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड किस्म की डेमोक्रेसी है। अगर स्ट्रक्चर्ड किस्म की डेमोक्रेसी नहीं होती तो ममदानी जैसा आदमी जीत ही नहीं सकता था। एक मुतवसत तबके का आदमी है, उसके कोई इतने ज्यादा जराए नहीं है, सिर्फ तकरीबन 1100 के करीब उसके वॉलंटियर्स थे जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, और उसकी अपनी पर्सनैलिटी और उसकी अपनी लीडरशिप जिसने लोगों को कन्विंस किया है। याद रहे कि न्यूयॉर्क में फकत 30% वाइट रहते हैं और बाकी सारी आबादी मुख्तलिफ रंग, नस्ल और रिलीजन के लोग हैं। वहाँ 59% न्यूयॉर्क में क्रिश्चियन है, बाकी उसके अलावा दूसरे मजाहिब के लोग हैं। तो इन तमाम का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ममदानी की एक खूबसूरती और एक खूबी जो उसने अपनी सामने दिखलाई वो ये है कि उसने बड़ा ट्रांसपेरेंट रखा। अपनी तकरीर में उसने कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ, और मैं इस पर किसी से अपोलोजाइज नहीं करूंगा, और आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मामा एंड बाबा। जिस तरह पैलेस्टाइन के काज को उन्होंने सपोर्ट किया, वो तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो वॉर क्राइम में मुब्तला हैं, उन पे इन्वॉल्व हैं, और इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो कहती हैं कि उनको पकड़ा जाए। वो कहते हैं ये न्यूयॉर्क आएगा तो मैं इसको गिरफ्तार करूँगा। आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ा दावा कर देना फिर इलेक्शन जीत जाना ये कोई आसान बात है? ये बड़ी बोल्ड बात है कि उन्होंने एक कसीर तादाद जो यूज किया है यहूदियों की है वो उसके वोटर बन गए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो एपेक वहां है, सारे के सारे यहूदी जो एपेक के मेंबर तो नहीं है। इस लिहाज से जो इजरायली लॉबी के मेंबर सारे के सारे यहूदी तो नहीं है। तो 8% देखिए, अपने डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि यहूदी गुमराह हो रहे हैं, वो इसको ममदानी को वोट दे रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। तो उसकी खूबी सबसे बड़ी यही है कि उसने सारों को अपने साथ मिला लिया, और उसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से वो चला है। लोगों ने उस पर यकीन कर लिया है। क्वींस का रहने वाला शख्स जो कि पीले स्कूलों में, जिसको हम कहते हैं सरकारी स्कूलों में, जिसने तालीम हासिल की, जो कि क्वींस में रहने वाले लोगों को जो अपने थे और वो जब्त हो जाते थे, उनके केस लड़ता रहा है। तो उसने हक और सच की आवाज को भी बुलंद करता रहा गरीबों के लिए। कोई गरीब इलाका है। बताइएगा, ये अब अमेरिका की सियासत को इनका जितना कैसा इम्पैक्ट करेगा? अभी देख लें जो रियासतों के इलेक्शन हुए हैं, गवर्नर और नायब गवर्नर के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे 80-90% डेमोक्रेट जीते हैं, रिपब्लिकन साफ हो गए हैं। आपको क्या लगता है अगला सदारती इलेक्शन जो अमेरिका में होने जा रहा है, अब अपने ट्रंप तो उम्मीदवार नहीं है, तो कितने चांसेस आपको लगते हैं कि कम बैक कर सकेगी डेमोक्रेट पार्टी? नहीं, ट्रंप शायद उम्मीदवार हो भी जाएं, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का प्रोविजन कह रही है कि है। जी हाँ, कह रहे हैं कि मैं तो, क्योंकि एक दफा के बाद तो मैं खत्म हो गया, दोबारा आया तो नए सिरे से मेरी बारी शुरू हो गई, तो उस लिहाज से खैर वो बात की बात है। तो जो भी रिपब्लिकन इस वक्त खड़ा होगा प्रेसिडेंट के लिए, जिसका के तो उसके लिए बड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने पोलराइजेशन की सियासत को दबाम बख्शा था, और वो जो 61% पॉपुलेशन है अमेरिका की, खासतौर पर रूरल एरिया की, उनको पोलराइज कर दिया था। ममदानी उस पोलराइजेशन से लोगों को हटा रहा है। शहरों में पोलराइजेशन हुई लेकिन कम, और ममदानी ने उसको सही मानों में एक्सप्लॉइट किया है। और साथ में रिपब्लिकन की जो भी हुकूमत होती है पावर में, उसके ग्राफ नीचे खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। और अगर आप देखें जितने भी सर्वे आ रहे हैं, तो कहाँ ये 60 तक ग्राफ पहुंचा हुआ था, अभी 51-52 तक डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ है। तो उसकी वजह यही है जो ये मोहरिकात हम जिसका जिक्र कर रहे हैं। और ममदानी ने तो एक यंगस्टर्स को काफी मोबिलाइज कर लिया कि वो मुझे कहते हैं कि मैं 34 साल का हूं, मैंने बड़ी कोशिश की मेरी उम्र बढ़ जाए, वो नहीं बढ़ सकी। तो वो एक यंग लीडर है, और उसकी आपने देखें कि जितनी पावरफुल स्पीच उसने की है, विक्ट्री स्पीच, वो बड़ी जैसे मोटिवेशनल स्पीच जिसको कहा जाए। तो ये उन्होंने कह दिया कि ये अभी सुबह का सूरज तुलू जो होगा वो एक बेटर ह्यूमैनिटी के लिए। उसने ये नहीं कहा कि ये किसी कम्युनिटी के लिए, उसने कहा कि ह्यूमैनिटी के लिए। और उसने कहा कि अब तो हेट और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दफन किया जा रहा है। इस्लामोफोबिया को जबाज बना के इलेक्शन जीतने वाले जो हैं वो सुन लें कि अब ये नारा नहीं चलेगा। उनकी अगली कामयाबी का तो दारोमदार यही है कि वो डिलीवर कर सकें, उसके लिए पैसा चाहिए। अगर 6-7 बिलियन डॉलर अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उनको नहीं देते, तो न्यूयॉर्क शहर का रेवेन्यू आपके ख्याल में इतना जनरेट वो कर लेंगे कि जो उन्होंने अहदाफ मुकर्रर किए हैं, ये फ्री ट्रांसपोर्ट, तालीम, हेल्थ, और ये लोगों को आसान किस्तों पे घर देना, ये वो कर पाएंगे?
वो जितने जितने ज्यादा अवाम उनके साथ हैं, आवाज खल्क को नकारा है खुदा समझो, और जो उसने इलेक्शन कैंपेन से लेके अभी तक नारा लगाया है, उस पर वहां अमेरिका में सिर्फ नारा ही नहीं होता है, उस पर बाकायदा बड़ी फिजिबिलिटी पहले से बनाई जाती है। और उन्होंने क्या कहा कि मैं इंक्रीज करूंगा कॉर्पोरेट टैक्सेस पे। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कॉर्पोरेट टैक्सेस पे कमी लेके आए थे। जो वो 2% एलीट क्लास है न्यूयॉर्क की, जिस तरह पाकिस्तान में चल रहा है मामला, 2% लोग पाकिस्तान पर न सिर्फ हुक्मरानी करते हैं बल्कि पाकिस्तान के तमाम मामलात को चलाते हैं, नस्ल दर नस्ल फिर नस्ल और अगली नस्ल के लिहाज से जो अपनी हुकूमतें बनाते हैं, तो वो वहां नहीं है। और उसी पे उन्होंने इंडिया दिया है कि कॉर्पोरेट टैक्स भी मैं लगाऊंगा। तो अगर वो 7 बिलियन, जिसका कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत मुश्किल हो जाएगा बंद करना, अगर बंद कर भी दिया तो न्यूयॉर्क जैसे इतने बड़े शहर जहां के वॉल स्ट्रीट है और जहां सारी दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, 70 बिलियन भी वहां जनरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। एक और अलमिया भी तो है ना, ये अमेरिका की तारीख में शायद पहली मरतबा हुआ है कि गवर्नमेंट का शट डाउन होना है। तकरीबन आप देख लें 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया। नॉर्मली हमने देखा बाई पार्टीजान अप्रोच से ये हमेशा हमने देखा कि डेफिसिट को पूरा कर लेते हैं, और आपने देखे अमेरिका की जीडीपी से ज़्यादा उनका कर्जा हो गया है, वो चले जाते हैं हर 2 साल के बाद इजाज़त दे देते हैं इसको सीलिंग को बढ़ा दें। अब ये गवर्नमेंट शट डाउन हो चुकी है, 7.5 लाख लोग बेरोज़गार हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, इनको निकाला जा रहा है। इन हालात में आपको क्या लगता है कि ये कैसे मामला न्यूयॉर्क हो, बाकी जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे और पूरा ये 50 रियासतों के मामला फिर कैसे चलेंगे? नहीं, सिटी गवर्नमेंट तो अपने खर्चे अपने उससे जराए से देती है, अपने रेवेन्यू से देती है ना। सिटी गवर्नमेंट तो उनसे नहीं लेती है। अगर खर्चे कम भी किए, जो भी जितने लोग शट डाउन हुआ है वो तो फेडरल एजेंसीज का हुआ है ना। अभी एजुकेशन तो पहले ही वो उसने फंडिंग बंद कर दी है अब जैसे ही आया, तो उस लिहाज से वो तो कह रहा है ममतानी कि मैं एजुकेशन को अपने फंडिंग से उसको और बेहतर बनाऊंगा। जो उनकी फंडिंग है बेशक वो बंद हो जाए, वो तो कह रहा है। लेकिन आप वाली बात जो इब्तदाई थी वो बड़ी अहम थी कि क्या वो इतने फंड जनरेट कर लेगा, और वो उसकी सिर्फ उम्मीद इस लिहाज से है, वरना तो ये मुश्किल काम है 7 बिलियन मैं जो कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरह न्यूयॉर्क का, जिस तरह यहाँ का आई चुंदरीगढ़ रोड है जहाँ सारे बैंक्स हैं, और जहाँ जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है, और जितने पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां और बड़े ऑफिसेज इधर हैं या कराची, तो टैक्स जनरेट करना इतना मुश्किल काम नहीं है, लीडरशिप की बात है। तो ममदानी ने काफी एक मोटिवेशनल सी वहां अपना रवैया रखा हुआ है। उससे ऐसे यंग लीडर, इतने डायनामिक लीडर से कोई बईद नहीं कि वो बड़े आराम से उस चीज को ऑफसेट कर लेगा और वो टैक्स को जनरेट कर लेगा, अपने म्युनिसिपल जराए से टैक्स को जनरेट कर लेगा। इसमें एक कलीदी बात यह है कि उसने अपने एक ट्रेंड सेट कर दिया है डेमोक्रेट्स के लिए, क्योंकि बड़े शहरों से होता है ट्रेंड सेट। न्यूयॉर्क हो गया, एलए हो गया, शिकागो हो गया, तो इन शहरों से जब ट्रेंड सेट हो गया तो रिपब्लिकन के लिए आगे काफी मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा कि उसने यहूदियों की फेवर में भी बात की कि जी ये सेमिटिज्म, एंटी सेमिटिज्म जो है इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि उसके यहूदी वोटर हैं। अभी इस दफा यहूदियों ने काफी साथ दिया और उन्होंने नुक्ताचीनी सही है और क्रिटिसिज्म सही है डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है बड़े थोड़े वक्त में आपने अमेरिका की सियासत पे बहुत खूबसूरत हमें बातें बताई, तो आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि इवेंचुअली जो है ना वो बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। वो 27वीं आईनी तरमीम की है, जिसके बारे में आपने देखा पीपल्स पार्टी, PMLN सारे कहते रहे कि जी इसकी अभी ज़रूरत नहीं है और फ़िलहाल इस पर कोई बात नहीं हो रही। कभी कहा गया कि जी ये नहीं आ रही है, लेकिन एकदम से पैराशूट के ज़रिए आई। कैसी आई? वैसे तो ख़बरें आ रही थी, हमने ख़ुद ब्रेक की थी खबर के नवंबर के महीने में ये 27वीं आईनी तरमीम आ जाएगी। अभी देखें, कुछ लोग कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम पूरी तरह हज़म नहीं हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में उसका केस चल रहा है, तो ये 27वीं क्यों आ गई? देखें, बहुत सारे इशूज़ हैं। मुख्तसर तौर पे तो मेरा ख्याल है इस वक्त है कि गवर्नेंस के हवाले से बड़े इशूज़ पैदा हो रहे हैं। एक तो NFC अवार्ड जो है ना वो रीविज़िट करने की बात हो रही है, और फिर 18वीं तरमीम जिसमें कहा जाता है कि 57.5% शेयर जो है ना वो सूबों को चले गए हैं, और मालियाती तौर पे वफाक बड़ा कमज़ोर हो गया। और वफाक को अगर आपने डेट की मैनेजमेंट करनी है, डेट पेमेंट्स करनी है, दिफा में पैसे खर्च करने हैं,
इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ़ायदा तो पीपल्स पार्टी उठाती है, लेकिन पैसा जो है मरकज़ से जाता है। इसी तरह से आप देख लें सूबे जो है ना वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे, अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं कर रहे, अपने टैक्सेस नहीं बढ़ा रहे, वो सीधा सीधा हुकूमत की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं जी हमारा शेयर लाओ और उसके बाद बात ही ना करें। तो अब ये फ़ैसला किया गया और इस हवाले से बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद भी की है। बहुत सारे जो मैं कहता हूँ आइनी और इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जी वक्त आ गया है कि 18वीं तरमीम जो है ना इसको रिविज़िट किया जाए। और ये जो आपका 7वां नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड ये हुआ था 2010 में गवादर में, और इसमें वन गो में सूबों को एकदम से आप देख लें 8.5% शेयर बढ़ा दिया गया था। नतीजतन वो बकौल हफीज़ शेख साहब के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, आजकल दुबई में कोई कंसल्टेंसी करते हैं, उन्होंने कहा था कि इसके बाद ये जो तरमीम की गई है और इतने शेयर बढ़ाए गए हैं सूबों के, सूबे अमीर हो गए और मरकज़ गरीब हो गया। तो नतीजतन हुकूमत को फ़ैसला करना पड़ रहा है कि जी ये डिलीवरी का भी एक है कि पैसा तो चला जाता है और डिलीवरी नहीं होती। वो पैसा जो है ना आप देखते हैं MNAs MPAs हैं, उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, उनका नुक्ता नज़र ये होता है कि जी हमने इलेक्शन जीतना है तो लिहाजा हमें ये फ़ंड दे दिए जाएँ, उसके बाद कुछ नहीं होता। नतीजतन आप देख लें इसी हवाले से कहा जा रहा है कि दो बड़े आपने देखा कि जो तालीम और पॉपुलेशन वेलफेयर का प्रोग्राम है ये सूबों को दे के ये जो डिवॉल्व कर दिया गया था सूबों को, ये वापस मरकज़ में आएगा। अभी सारी दुनिया में आप देख लें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शायद पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ज़्यादा क्लोज तो 3% हो गया, दुनिया में कहीं भी नहीं है। इस हवाले से कोई काम नहीं किया गया। ईरान ने, बांग्लादेश ने और मालिक ने अपनी क्लर्जी को, अपने मजहबी तबकों को मिला के इसमें कमी लेके आ गए। हमारे यहाँ लोग बातें नहीं करते, डरते हैं, बात करेंगे तो कहते हैं ब्लास्फेमी हो जाएगी, लोग नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन ये कहा गया है, दीन भी इजाज़त देता है कि इसको आप मैनेज करें। तो इस हवाले से अब कहा जा रहा है कि मरकज़ को रोल प्ले करना पड़ेगा और नतीजतन हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जी जो सुकम रह गया था 26वीं आइनी तरमीम में वो 27 में पूरा किया जाए। और दूसरा देखें जो एक बहुत बड़ा फ्ला इसमें रह गया वो ये है कि सूबों जब ये NFC बना था और ये 18वीं तरमीम हुई थी उस वक्त ये तय कर लिया गया था कि सूबाई NFC भी बनाए जाएंगे। कोई आपने देखे सूबाई नेशनल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाए गए और ये तय किया गया था कि जी ये जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को सहूलतें दी जाएंगी और ये लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन जो है ना वो बनाया जाएगा। अभी आप देख लें दोनों सूबों ने इनकार किया, पंजाब ने भी और सिंध ने भी। तो इस हवाले से बात करते हैं, हमारे दोस्त इख्तियार वली साहब प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर, उनसे बात करते हैं कि अंदर की कहानी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम इख्तियार साहब। वालेकुम अस्सलाम शाम साहब। इख्तियार वली साहब, आजकल तो आप हर जगह चैनल पे नज़र आते हैं और खूब ज़बरदस्त तरीके से बोल रहे होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस टॉपिक पे शायद खुल के आप नहीं बोलेंगे। ये क्या माजरा क्या है 27वीं आर्मी तरमीम का? इसाक डार साहब तो पहले मानते नहीं थे, अब वो कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा कि जी सेनेट में पहले पेश की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आमतौर पर जब मुखालफत करनी होती है तो खुल के बोलते हैं, ट्वीट कर दिया, सारी बातें कह दी और कि जी जब आएंगे जरदारी साहब दुआ से वापस 6 तारीख को तो CC में डिस्कस करेंगे। तो आपके ख्याल में इसकी फौरी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और ये क्यों कहा जा रहा है कि इस महीने हर सूरत में इसको हमने पास करना है? देखिए जी शाम साहब, एक तो इसाक डार साहब ने कभी डिनाई नहीं किया था, उनके अल्फाज कुछ और थे। उन्होंने कहा था कि पहले इसी को हो लेने दें कि ये लोगों को डाइजेस्ट हो जाए, ये 26वीं आईनी तरमीम, फिर उसके बाद 27वीं को देखेंगे। उस बात को किए हुए भी कई माह इम्प्लाइडली उन्होंने मान लिया था कि आएगी। जी बिल्कुल, कि 2 महीने उस बात को 2 महीने से ज्यादा का अरसा भी हो गया। देखिए ये जो पार्लियामेंट है एहतशाम साहब, इसका काम है आईन बनाना, कानून बनाना, बने हुए कवानीन में तरमीम करना। इसके अलावा इसका बुनियादी कोई काम दूसरा अगर है तो आप मुझे बता दें। पार्लियामेंट को तो यही काम करना चाहिए जहां तक मैं समझता हूं बहैसियत एक सियासी कारकुन। और कवानीन बनते हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने मुल्क को और अपने अवाम को ज्यादा सेफ और एक बेहतरीन निजाम रियासत, निजाम हुकूमत वो आपने देना होता है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो मेरे ख्याल में लेकिन इख्तियार वली साहब ये कहा जाता है कि ये तरमीम लाने का मकसद बुनियादी तौर पे एग्जेक्टिव और जुडिशरी को रीशेप करना है और ज़रूरत से ज़्यादा जो इख्तियारात जुडिशरी से लेके एग्जेक्टिव को देना है, वही पुराना अंग्रेज़ों का मजिस्ट्रेटी निज़ाम को बहाल करना है। एक ये कहा जा रहा है और दूसरा ये कहा रहा है कि जी पोस्टिंग ट्रांसफ़र अदालतों की लेके वो दे दी जाएगी हुकूमत को। तो वो कहते हैं इसका बड़ा नुकसान होगा। एक बंदा अगर आके बैठता है अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले अगर नहीं देता हुकूमत को तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में ये कितना इसमें रैशनल है?
देखिए एहतिशाम साहब, जहां तक अदलिया की आजादी है तो अदलिया की आजादी भी हमने देख ली है, और अदलिया अब भी किसी के ताबे नहीं है, फिर भी नहीं होगी। हाँ, तरीक़ेकार है, उसमें अगर चेंजेस हो जाएं, बिकॉज काफी सारी चीजें हमने ऐसी भी देखी कि आजादी इजहार राय के नाम पर या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पर जो कुछ इस माजी करीब में हुआ, वो ट्रकों वाला किस्सा भी आपको याद होगा, डॉलरों भरे ट्रक और मदर इन लॉ वाले कहानियां। एक तरफ एक जज कहता है कि गुड टू सी यू, दूसरा वही जज दूसरी तरफ कहता है सिजिलियन माफिया, गॉडफादर। पानामा में स्टैंडर्ड कुछ और होते हैं, जब कोई 9 मई के वाकयात होते हैं, मुल्क में बगावत की बात हो, पार्लियामेंट तोड़ने की बात हो, तो स्टैंड कुछ और होता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद फिर जो पार्लियामेंट होती है उसका काम ये है कि वो चीजों को देखे कि कहाँ पर खराबी है और खराबी को दूर किया जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम था, ये इसको आज लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों का फरसूदा निज़ाम और अंग्रेजों का, तो ये जो डेमोक्रेसी है, व्हाट इज दिस? ये भी उन्हीं का छोड़ा हुआ एक निज़ाम है, आप उसी की तारीफ करते हैं और उसी निज़ाम में। अच्छा, वक्त का मैं एक वन लाइनर इख्तियार वली साहब ये बता दें कि सूबों को जो मालियाती इख्तियार इतने दे दिए गए हैं, वो रजिस्ट नहीं करेंगे, वो किस तरह उनको राजी करेंगे, खासतौर को पीपल्स पार्टी पे? सर, ये तो जब पार्टियां बैठती है ना, बड़े लीडर, एक होता है छोटा कैनवस, एक होता है बड़ा कैनवस। जब बड़े लीडर बैठते हैं तो वो चीजों को बड़े कैनवस से शुरू करके फिर बड़े कैनवस पर जाते हैं, फिर बड़े से शुरू होकर दोबारा फिर छोटे पर आते हैं। तो उसमें सारी चीजें जो है, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है कि पार्टियों के इत्तेहादियों के कंसर्न के साथ साथ उनकी डिमांड भी पूरी कर दी जाती हैं। JUI हो, आप PMLQ हो और MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, जब सबको कहा जाता है कि उनको खुश कर दिया जाता है राइट लेफ्ट से, तो वो ऑन बोर्ड हो जाते हैं। ऐसा ही है? तो डेफिनेटली एहतिशाम साहब, अगर किसी के पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं तो वो तो हम जरूर दूर करेंगे, बिकॉज हम गवर्नमेंट में हैं। और इसको इस कॉन्टेस्ट में ना लिया जाए कि हम किसी की जाती ख्वाहिश या जाती कारोबार को दवाम बख्शते हैं या उनको पर्सनल फायदा कोई देते हैं। नो, नेवर, कभी भी नहीं। पॉलिटिकल चीजें होती हैं, हर बंदे ने, ये सब डेमोक्रेटिक कल्चर है और डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, उनके जो मुतालिबात और उनकी जो राय होती है, उनको इस तरह अक्सर मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता, मेरे ख्याल में नहीं किया जाए। इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े थोड़े वक्त में बहुत सारी आपने बातें बताई, थैंक यू सो मच जी। एक और बड़ी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जी। अभी आपने देखा कि मैरीटाइम एक्सपो का कराची में इफ्ताह हो गया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने किया, लेकिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो बात आजकल हो रही है, बहुत अरसे से हो रही है, बल्कि आजकल नहीं हो रही, वो है कि किस तरीके से पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी के फ़वाइद हासिल कर सकता है। इतने अनटैप रिसोर्सेज है इसमें, माइंस एंड मिनरल्स हैं और फिशरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या वजह है? इसके बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, अब तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, कितनी कामयाबी हुई, क्या करने की ज़रूरत है, इसके लिए दावत दी आज हमने। अहमद सईद वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के। जी अहमद सईद साहब, सबसे बड़ी बात तो इस हवाले से यही है कि बहुत हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में कंस्टेंट्स हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन के, सेक्टर बड़े कम रह गए हैं, रेवेन्यू गवर्नमेंट का मिल नहीं रहा, गवर्नमेंट सेक्टर वैसे ही चौक हो गया है, प्राइवेट सेक्टर को जितना कुछ करना चाहिए वो नहीं कर रहा। लेकिन एक नया ये जो आता है, जो ब्लू इकॉनमी के हवाले से बहुत पोटेंशियल है इसका, लेकिन इस पर $1 बिलियन की बात होती है कि आसानी के साथ मिल सकता है, प्रोवाइडेड का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, वो हल कर लिए जाए। तो आपकी नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और आपके ख्याल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट तो फैसिलिटेट कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर किस तरह आगे आ सकता है? जी शुक्रिया। आई थिंक आपने बड़ा अच्छा इसको इंट्रो दिया और उसके अंदर ये तमाम बातें आपने उसके अंदर डाल दी हैं। आप जो सबसे बड़ा आपका सवाल ये कि सबसे बड़ा इसमें इम्पेडिमेंट क्या है, या आप कह लें कि चैलेंज क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल विल का है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के इदराक में ये चीज़ नहीं आती कि हमने अपने मंशूर में इन चीज़ों को डालना है, वहाँ से फिर जब वो लेजिस्लेटर बनते हैं तो उन चीज़ों को लेजिस्लेट करें। जब लेजिस्लेट करेंगे तो पॉलिसीज़ बनेंगी, पॉलिसी से स्ट्रेटजीज, और उसके बाद आपके एनवायरनमेंट वो बनेगा जिसमें कि इन्वेस्टर जो है उसको इंसेंटिव मिलेंगे, जिनकी आपने अपने इंट्रो में बात की थी। तो ओवरऑल तकरीबन ये हमारा डेफिसिट जो बहुत बड़ा है, ये इधर से स्टार्ट होता है। अब बॉटम टॉप अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टर तो रेडी है, उसके पास
इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल भी है, लेकिन वो जो चीज़ें मांग रहा है वो आपसे सीधी सीधी 4-5 चीज़ें मांगता है। वो ये कहता है कि हमारे पास मैरीटाइम डोमेन में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी कैपिटल इंटेंसिव होती है, तो इसलिए उसको पॉलिसीज़ को आपको तकरीबन 20 से 25 साल मिनिमम सस्टेनेबल होनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर इसमें आए। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ साथ आपका ख्याल है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बननी चाहिए ताकि एक गवर्नमेंट आए और उसके बाद पिछली गवर्नमेंट ने जो किया उसको अंडू ना कर दिया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें, अगर एक शिपिंग कंपनी आती है, वो आपके पास 10-12 शिप लेके आती है और 5 साल के बाद आप कहेंगे कि जी पॉलिसी चेंज हो गई है, तो वो उसका बहुत बड़ा कैपिटल लॉस हो जाता। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं, तकरीबन 40 के करीब इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं ब्लू इकोनॉमी की, तो उन सब के अंदर कैपिटल इंटेंसिव है। तो पॉलिसीज की सस्टेनेबिलिटी सबसे पहला एलिमेंट। और इसके पॉलिसी के साथ साथ जो सेक्टर्स हैं अहमद साहब, जिसमें फिशरीज़ के बारे में कहा जाता है, ये बहुत अरसे से है। पहले जो कहते हैं रेडीमेड किस्म की एक चीज़ है वो फिशरीज़ है, इसके हवाले से हम इतने कम्पिटिटिव क्यों नहीं हो सके हैं? कोई पैकेजिंग का मसला है, कोई इसमें क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं है? आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो कहा जाता है कि अच्छा खासा रेवेन्यू 600-700 मिलियन डॉलर कमाया जा सकता है लेकिन नहीं मिलता पाकिस्तान को, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट है। तो अभी इस वक्त तो हम तकरीबन इससे नियरली 500 मिलियन कमा रहे हैं, जबकि इसका पोटेंशियल इस वक्त अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को और जो गवर्नेंस मैकेनिज्म्स हैं सी के ऊपर, उनको अगर हम सीधा कर लें तो हमारे पास 3 से 4 बिलियन आना शुरू हो जाएगा इसी से। और उसके बाद अगर हम इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ले लेते हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं, उसमें हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के तहत इनकी पैकिंग के सिलसिले हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, वो तमाम चीज़ें अगर हम करेंगे तो ये हमारी 8 से 10 बिलियन पे यही सिर्फ इंडस्ट्री जा सकती है। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो बाहर जितने ममालिक हैं, जो वियतनाम है और बाकी ममालिक हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 30 से 35 साल में अपना ये टर्नओवर बढ़ाया है। तो ये फिशरी के बारे में तकरीबन ये सारा कुछ करने की ज़रूरत होगी। वो जिस तरीके से कोस्टल टूरिज़म है जी, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है अहमद साहब। कहा जाता है कि तकरीबन 1100 किलोमीटर का हमारे पास ये कोस्टल लाइन नहीं बड़ी खूबसूरत है। सारी दुनिया इसमें इस फील्ड में आ गई है। बेशुमार लोग जो है ना, जिनके पास छोटे छोटे से समंदर और दरिया भी हैं, पास से गुजरते हैं, उन्होंने इस पे लोगों को सहूलतें दी हैं। लोग टूरिस्ट आए हैं, बेतहाशा लोग अर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारे यहाँ इसमें क्या कोताही नज़र आती है? आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी की इश्यूज़ हैं, या गवर्नमेंट हमेशा की तरह हम देखते हैं फोकस सही नहीं है गवर्नमेंट का? पहली चीज़ तो जैसे मैरीटाइम सेक्टर में जैसे टूरिज़्म की आपने बात की, तो इसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत खुद नहीं है। इसमें सिर्फ ये दो चार बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे हमने पहले बात की, आपने भी उन्हीं का जिक्र किया कि एक तो ओवरऑल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, फिर सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद हमारी जो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स है उनका इफेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। और ये 3-4 चीज़ें अगर हम कर लें, जो कि इंटरनेशनली बाकी सब कंट्रीज़ कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा ये जो सेक्टर है ये भी तकरीबन 4 से 5 बिलियन इफेक्टिवली हमें प्रोवाइड कर सकता है। जी अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। परफॉर्म्ड आपने बैकग्राउंड इसकी थोड़े से वक्त में बता दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे और इश्यूज़ पे बात करेंगे। जी वेलकम बैक। जी नाज़रीन, एक बहुत बड़ा इशू है जो एक बहुत अरसे से चल रहा है, वो मनशियात का है। और ये जिस तरीके से आपने देखा पूरी दुनिया में हम देखते हैं 70s, 80s, 90s की दहाई में बेताशा, बल्कि 2000 तक हमने देखा बेताशा नारकोटिक का एक सिलसिला था। लेकिन इसको फिर आपने देखा बड़ी हद तक अमेरिका ने भी कंट्रोल किया, और हमारे यहाँ से भी ये बात माननी पड़ेगी। तालिबान की जो हुकूमत आई थी 2001-2004 तक, उन्होंने भी इस पे पॉपी कल्टिवेशन को बंद कर दिया था, तो नतीजा में बड़ी हद तक इसमें कमी वाक़या हुई। लेकिन अब देख रहे हैं आने वाले दिनों में जो कुछ हो रहा है, वो लग रहा है कि ये दहशतगर्दी के साथ साथ ये एक नेटवर्क है बहुत बड़ा। हमने देखा है कि ये जो इसमें नारकोटिक की मनशियात की जो देखते हैं तिजारत में इन्वॉल्व है। अभी आपने देखा कल एक बहुत बड़ा, जिस तरीके से आज भी और कल भी नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड वालों ने क्रैकडाउन किया, एक बहुत बड़े मनशियात की एक ज़ख़ीरा पकड़ा गया है। अब सवाल ये है कि ये नेक्सस, ये जो आम तौर पे कहा जाता है कि ये दहशतगर्दों का
और ये क्रिमिनल का ये कैसे ख़त्म होगा, इस हवाले से हमारे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डिफेंस के एक्सपर्ट और मुल्की मामलात को बड़ी अच्छी तरह देखते हैं। ठीक बेरिक साहब, ये एक बहुत बड़ा इशू है, अब अक्सर देखते हैं हुकूमत इसका जिक्र करती है कि ये कमें एक बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, और आमतौर पर कहा जाता है कि जितने वहाँ पर ख़ास तौर पर खैबर में तीरा के जो लोग हैं, जो इमादीन हैं, जो सियासी सतह के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनका बड़ा प्रोफाउंड इंटरेस्ट हो गया है कि वो जनाब इस नारकोटिक कंट्रोल को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि सबका हिस्सा है। और ये भी कहा जाता है कि 12,000 एकड़ पे तीरा वैली और खैबर में कहा जाता है कि पॉपी कल्टिवेशन होती है, और 1 एकड़ पे कहा जाता है तकरीबन 32 से 35 लाख रुपया जो उसका मुनाफा होता है, लिहाजा वो इसको हर सूरत में कंटिन्यू करते हैं। आपका क्या ख्याल है, इसको कैसे रोका जा सकता है? जी हाँ सर, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसके अगर हम देखेंगे तो ताने बाने जो है कनेक्शन जाके अफगानिस्तान से मिलते हैं। और जिस तरह आपको पता है सर, अफगानिस्तान में वहाँ पे प्रोडक्शन ओपीएम की किसी जमाने में सबसे ज्यादा थी, तो अब उन्होंने उसको अल्टरनेट ढूंढ लिया है। तो ये भी इसी तरीके से इलीगल स्पेक्ट्रम जब होता है तो उसमें भी ये चीजें लिंक करती है, इलीगल नेटवर्क है, और टेररिज्म को फंडिंग करने के लिए दीज आर वन ऑफ द सोर्सेज। अफगानिस्तान का लिंक इसलिए बनता है, देखें सर, अफगानिस्तान की इकोनॉमी 14% इज बेस्ड ऑन ड्रग्स, और यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट थी एक चंद साल पहले, दे अर्न $55 बिलियन हेरोइन के सेल में, और अलकायदा उस वक्त वो जो रूट्स थी वो कंट्रोल कर रही थी। सो अभी भी जो नेक्सिस है इनका अलकायदा का और ये तालिबान रजीम का, और हमारे फितना और खारिज भी इनके साथ सारे मिले हुए हैं। सो एक तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर अभी इन्होंने क्या किया, अफ्यून की जगह एक रिप्लेसमेंट ले आए हैं, और उसको वो कहते हैं कि एफेड्रा एक पौधा है, उसको ये घर के अंदर उसको प्रोसेस करते हैं, घर केमिकली करते हैं, वो ज्यादा महंगा बिकता है। दैट इज वन थिंग। सेकंड है एफेड्रीन है, जो स्मगल होती है, तो एफेड्रीन से ये मेथ बनाते हैं, इन दोनों से मेथ बनाते हैं, और जो सबसे इवन अफ्यून से भी महंगी है, और ये फिर सब्सिक्वेंटली ये यहाँ से स्मगल करते हैं टू ईरान गेटवे है और यूरोप जाती है। सो सिमिलरली, और जिस तरह हमारी तरफ भी जहाँ पे ये काश्त होती है, तो ये इनके आपस में कनेक्टिविटी होती है, एंड सब्सिक्वेंटली देखिए फंडिंग तो यही पैसा इधर ही से जाता है, और इन्फ्लुएंशियल लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मसूद साहब, एक पहलू इसका ये भी है कि एक तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असल तो महवर अफगानिस्तान ही है, उसके बाद हमने देखा फॉर्मल हमारी जो एजेंसी थी वहाँ पे काम होता था, तीरा खैबर कहते हैं, एक बहुत बड़ी मंडी बन गया वहाँ पे, जहाँ पे ये काश्त की जाती है, और वहाँ पे स्मगलिंग और इस मनशियात का कारोबार होता है। अब सवाल ये है कि वो एक लेवल पे तो ये क्रिमिनल जो दहशतगर्दों के साथ नेक्सस है, इसको तोड़ना, इसके लिए तो हुकूमत, हमारे सिक्योरिटी इदारे बड़े भरपूर काम कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी उनको मिलती है। लेकिन एक मसला ब्रिगेड साहब, ये जो मनशियात का इस्तेमाल हमारे तालीमी अदारों में जो आ गया है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, अब शहरों में इतनी आसानी के साथ अवेलेबिलिटी है, तो ये, और ख़ास तौर पे जो बच्चे बच्चियाँ हॉस्टल्स में रहते हैं, उनके कहते हैं कि इतना आसान कर दिया गया, और ये नेक्सस जो है ना वो नहीं मुकम्मल होता जब तक कि लोकल पुलिस में इन्वॉल्व ना हो। तो इसका आपका क्या ख्याल है कि इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका बेसिकली ये है, जब हम कहते थे कि अज़्म इस्तेहकाम की जब हमने बात की थी, उस कंसेप्ट में नेशनल एक्शन प्लान की भी बात की गई थी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान आप करें, और उसके बाद फिर गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं। तो जब इस तरह के मसाइल होते हैं, वो गवर्नेंस के इश्यूज में आते हैं कि वो जो वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या डिविजनल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो क्या कर रहे हैं। सो आपने अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी तो फिर ये चीजें इसमें मसाइल उसमें आ सकते हैं। बॉर्डर पे अपना मसूद साहब, एक ये भी इशू है जो बंद है एक्शन, उसकी बंदिश की एक वजह यही है कि वो कहा जाता है कि मिलिट्री एक्शन वो कहते हैं ना किया जाए, और उसको जवाब ये बनाते हैं। असल कहानी यही है कि ये नारकोटिक का बिजनेस उनका हर्ट होता है, और साथ साथ इनकी एक्टिविटी जो है ना वो कर्ब होती है। नतीजतन हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन रिसेंटली आपने देखा है कि एंटी नारकोटिक फोर्स और हमारी जो फ्रंटियर कोर है सर, अक्रॉस हमने देखा है, चाहे वो किला अब्दुल्ला के एरिया है, गुलिस्तान के एरिया में भी, वहाँ पे भी एक्टिविटी होती थी ये ओपीएम की, और इसी तरीके से तीरा में है। और फिर देखिए इसमें जब आपको इजीली और पैसा मिल रहा है, और इसके बाद जो पैसा फंडिंग आपने करना है टेररिज्म के लिए, तो मेरे ख्याल में वो
उसके बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन है। सो गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू है, प्रोविंशियल लेवल पे इसको क्रैक डाउन करने की जरूरत है और हर चीज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ उनको देखना नहीं चाहिए। जी बेगम मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल मुलाकात होगी आपसे नाज़रीन। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।